होता सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होता सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आपके सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस से लास्ट चैप्टर द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास 9th में जहाँ हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी से, आज हम लोग इस चैप्टर का एंड करेंगे द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से। दुनिया भर में जो लोग हैं, अगर उनके पास ऑप्शंस हों और उनको पूछा जाए कि आप किस तरह की गवर्नमेंट को पसंद करोगे या किस तरह की गवर्नमेंट के अंदर रहना पसंद करोगे, डेमोक्रेटिक या फिर डिक्टेटरशिप, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा डेमोक्रेसी। क्यों? हम लोग क्या इसका आउटकम, क्या नतीजा देखते हैं और किस तरीके से हम डेमोक्रेसी के आउटकम को एक्सेस करते हैं। तो आइए पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है कि वाई डू यू थिंक दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको रिप्लाई देना है। हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस ले लेंगे और आपके बुक में जो टॉपिक है पहले उसके ऊपर क्वेश्चन बना लेंगे और फिर उस टॉपिक को पॉइंट वाइज हम लोग स्टडी करेंगे, जिससे भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आने पर आप पॉइंट वाइज उसको बेहतर तरीके से आंसर दे सको। तो डेमोक्रेसी एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिविजुअल की डिग्निटी को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। हर इंसान इज्जत के साथ जीना चाहता है, अपने डिग्निटी के साथ जीना चाहता है। भले ही उसकी आमदनी कुछ कम हो, लेकिन आप किसी से भी पूछो, एक बेईमान आदमी से भी आप पूछो तो वो ईमानदारी की बात को जोड़ देगा। और डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों को यही डिग्निटी मिलती है। इसी डिग्निटी के साथ हम लोग जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, जो कि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में आपको नहीं मिल पाता है। सेकंड, इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। डेमोक्रेसी इसी पर बेस्ड है, इक्वलिटी के कंसेप्ट पर बेस्ड है। हम लोग भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, हम लोग सुबह जो प्लेज करते हैं असेंबली में, तो वहाँ पर इक्वलिटी की बात करते हैं। तो ये इक्वलिटी को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की वजह से क्वालिटी जो है डिसीजन मेकिंग की वो इम्प्रूव करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको विचार विमर्श करने होते हैं कई लोगों के साथ। गवर्नमेंट का एक अपना सिस्टम होता है, आपको कैबिनेट में अपने मंत्रियों के साथ डिस्कशन करनी होती है। आपको कानून बनाने के पहले पार्लियामेंट में अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में जो मेंबर चुने गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके साथ डिस्कशन करना होता है। तो जो भी डिसीजन उसमें से निकल कर आएगा उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बातचीत सबसे ज़रूरी होता है। आप नॉर्मली हमारे सोसाइटी में भी देखते हो, जब आपस में लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और उनके बीच में बातचीत करवा दो तो आधा प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाता है, जो कि डिक्टेटरशिप में नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इट अलाउज द रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। क्या डिक्टेटर कभी मानने को तैयार होगा कि वो मिस्टेक करता है? क्या डिक्टेटर कभी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए लोगों के साथ विचार विमर्श करेगा? नहीं करेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में ये दोनों चीज़ की जाती है। आप लोग हमारे प्रधानमंत्री को भी देखते होंगे, कई बार डिसीजन जो कि लोगों को पसंद नहीं आती है, जैसे कि किसान आंदोलन के वक्त आपने देखा कि मोदी जी वापस लेते वक्त बोले कि शायद ये मेरी गलती रही होगी। यानी कि करेक्ट करने का मिस्टेक्स को आपको एक मौका डेमोक्रेसी के अंदर ही मिलता है, ये दूसरे रेजिम में नहीं मिलेगा। आइए पहले फिर क्वेश्चन लें। 2024 में सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था कि डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। या फिर क्वेश्चन दूसरा बन सकता है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट। दोनों का आंसर हम लोग एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी टॉपिक के हिसाब से पॉइंट वाइज ही देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट क्यों हो सकती है या क्यों होती है। इसलिए होती है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लेजिटिमेट होती है। यह अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है जहाँ पर आपको ये टर्म्स दे दिए गए हैं और उसको एक्सप्लेन करना है, तो आइए एक एक करके इन टर्म्स को एक्सप्लेन करें। सबसे पहले अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। जो आदमी जिस काम के लिए जिम्मेदार है वही जो है उस काम के लिए अकाउंटेबल होगा। जैसे कि अगर पापा ने आपको जिम्मेदारी दी कि आप जाओ और ये सामान परचेज करके लाना, आप अगर उसमें गड़बड़ी करते हो
तो आप अकाउंटेबल होगे, आपको उसकी जवाब देनी होगी कि वो सामान जिस तरह से बोला गया था उस तरीके से आप लेकर क्यों नहीं आए। तो इसी तरीके से सरकार जो होती है वो अकाउंटेबल होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पास, लोगों के पास अधिकार होता है कि हम अपने रूलर को चूज़ करें और उनके ऊपर कंट्रोल रखें। एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने पावर के साथ एक्सरसाइज करती है। ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं कि वो जो भी करती है लोगों को दिखना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आपने ये काम कैसे किया है। तो यहाँ पर जो भी डिसीजंस होती हैं वो लोगों की, यानी कि हम लोगों यानी सिटीजन्स, हम लोगों के ही इंटरेस्ट और नीड्स के हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी का डिफिनेशन ही ये बोलती है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत सारी मैकेनिज्म को डेवलप कर लेती है, जैसे कि रेगुलर इलेक्शन कराना, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये सारी चीज़ें जरूरी है मैकेनिज्म में, तभी जा कर के अकाउंटेबिलिटी तय होगी। और डेमोक्रेसी जो है वो कंसल्टेशन और नेगोशिएशन पर बेस्ड होता है। आपको जैसा कि बतलाया कि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में एक डिक्टेटर जो है खुद डिसीजन लेता है, गलत हो सही हो वो थोप देता है। आप देखते होंगे, ठीक है, कुछ कंट्री के प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी जो है थोप देते हैं। लड़ाई जंग करना है, किसी से कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं है, बस करना है, नुकसान कितना भी हो जाए। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अगर किसी से लड़ाई लड़नी है तो उसको कंसल्टेशन करना होता है, उनको नेगोशिएशंस करनी होती है अपने कैबिनेट के साथ, यहाँ तक कि कई बार विपक्षियों के साथ, अपोजिशन लीडर्स के साथ भी करना होता है। हाँ, इस चक्कर में कई बार डिसीजन में कुछ डिले होता है, लेकिन जो डिसीजन होगा वो क्वालिटी वाइज बेहतर होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक डेवलप मैकेनिज्म हो जिसके जरिए गवर्नमेंट को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जा सके। सिटीजन्स जो वोट देते हैं गवर्नमेंट को, अगर वो खुश नहीं होंगे उनकी परफॉर्मेंस से तो वो उनको वोट नहीं देंगे और उस गवर्नमेंट को, यानी कि उस पार्टी को वो हरा देंगे और दूसरी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने का न्योता देंगे। ये पावर डेमोक्रेसी के अंदर वोटर्स के पास, यानी कि सिटीजन्स के पास होती है। सेकेंड टर्म को आइए देखें, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो अकाउंटेबिलिटी के साथ ही चलती है, जैसा कि शुरू में बताया आपको। यानी जो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होंगी वही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होंगी। आप ऐसा कई बार सुनते होंगे कि पहले के समय में रेलवे में अगर एक्सीडेंट हो, लोगों की मौत होती थी तो रेलवे मिनिस्टर रेजिग्नेशन देते थे। तो क्या मिनिस्टर ट्रेन चलाते थे? क्या उनकी लापरवाही की वजह से कुछ होता था? नहीं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ पर इन सभी चीज़ों के ऊपर नज़र रखना, ध्यान देना, करेक्ट करना, इसलिए अकाउंटेबिलिटी भी उन्हीं की है। तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स की बात सुनती है, वो उसको एक्नॉलेज करती है और फिर जो भी ज़रूरी हो उसके ऊपर एक्शंस लेती हैं, उन्हीं से उसके ऊपर। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर सिटीजन्स के पास ये पावर होती है कि वो अपनी ओपिनियन सरकार तक बता सके, पॉलिसी डिसीजंस में सरकार को इन्फ्लुएंस कर सके। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है कि 1 जुलाई 2024 से हमारे यहाँ नया CRPC कोड जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, जिसको भारतीय दंड संहिता बोलते हैं। यानी कि जितने भी अपराध हैं उसके ऊपर कानून को फिर से डिफाइन किया गया। उसमें एक कानून था जो कि पहले लोगों को मालूम चल गया था कि अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो उसको 10 साल की सज़ा है और 7 लाख रुपये तक फाइन है। लोगों को ये पसंद नहीं आया, लोगों ने अपनी वॉइस रखी और जब ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो उस कोड को हटा दिया गया वहाँ से। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिटीजन्स के पास पावर होती है, सिटीजन्स एम्पावर्ड होते हैं यहाँ पर, और जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस है उसके ऊपर असर डालती हैं वो। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको लोगों की भलाई के लिए काम करनी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली 5 साल के बाद फिर उन्हीं के पास जाना है उनसे वोट मांगने के लिए, इसलिए वो उनकी भलाई के लिए काम कर पाती हैं। और तीसरा है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो आपको मालूम है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके पास उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होगी, यानी प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्शंस। तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है उसके पास जो अथॉरिटी होती है और पावर होती है वो कंसेंट लेती है गवर्न करने के लिए वहाँ से।
जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारे लोगों के पास पावर आता है। एक प्रधानमंत्री, एक उसके कैबिनेट, उनके पास पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव आउट होता है। एक जज के पास पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। एक प्रेसिडेंट के पास पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आता है। और चूंकि ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो की जाती हैं, इसलिए डिसीजन जो है यहाँ पर ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है लोगों को, क्योंकि लोगों को मालूम है कि सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी होती है। वो स्लो हो सकती हैं, कम इफेक्टिव हो सकती हैं, हमेशा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने वाला नहीं हो सकती है, या कई बार करप्शन में भी लिप्त होती हैं, क्लीन नहीं होती हैं वो। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो लोगों की सरकार होती है, लोग उसको चुनते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। और डेमोक्रेसी इनहेरेंटली जो है लोगों को, सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए पार्लियामेंट में हम लोग अपनी बातों को रख पाते हैं और उस डिसीजन मेकिंग में हमारा भी कंसेंट होता है। जब जो चुने हुए लीडर हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए चुनाते हैं, जब वो गवर्नमेंट पर हम लोग भरोसा, अपना ट्रस्ट जो है वो शो करते हैं, तो ये ट्रस्ट जो है ये फाउंडेशन होता है लेजिटिमेसी का। और इस तरीके से जो हमारी मैंडेट होती हैं, यानी हम जो वोट के जरिए उनको मैंडेट देते हैं, तो एक तरीके से उनको लेजिटिमेट करते हैं, एक तरह से उनको पावर डिराइव करते हैं कि आप मेरे बिहाफ में एक्शन ले सकते हो, आप हमारे बिहाफ में पॉलिसीज़ को बना सकते हो। अगर लोगों को ये महसूस हो कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है, तो हम लोग कोर्ट में भी जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ डिसीजन होने पर तुरंत उसके ऊपर रोक लगा देती है। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एसेंशियली लोगों की गवर्नमेंट होती है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसलिए ये गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी इसके आउटकम्स जो हैं वो ज़्यादातर लोगों को एक्सेप्टेबल होता है। और इसकी आउटकम जो है वो हमारी ज़्यादातर, हमें लगता है ऐसा कि हमारी ज़्यादातर भलाई के लिए, बेहतरी के लिए होगा। नेक्स्ट आइए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 1950 से लेकर के 2000 के बीच में दुनिया भर के कुछ सेलेक्टेड डिक्टेटर्स और कुछ डेमोक्रेटिक सरकारों के बीच में, ठीक है, एक सर्वे करने के बाद जो रिजल्ट सामने आया वो कुछ इस तरीके से था। पहला चार्ट में आप देखिए, दुनिया भर की जितनी भी डेमोक्रेटिक रेजिम उस दरमियान थी, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लगभग 4% के आसपास था, 3.95। और जितने भी डिक्टेटोरियल रेजिम्स थे उनका परसेंटेज देखिए, ग्रोथ रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 4.42, यानी 4.5%। लेकिन पुअर कंट्रीज जो डिक्टेटरशिप के अंदर हैं वहाँ पर थोड़ा सा कम ग्रोथ रेट है, जबकि पुअर कंट्रीज जो डेमोक्रेसी के अंदर है वहाँ पर उसकी ग्रोथ रेट आप देखेंगे लगभग इसके नज़दीक है। क्या निष्कर्ष निकलता है इसका? इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में ओवरऑल थोड़ा सा ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाता है। क्या रीज़न हो सकता है? तो कुछ रीज़न हो सकते हैं कि उनका डिसीजन मेकिंग जो है वो हो सकता है कि क्विक हो, क्योंकि उनको प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करने हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं जो उनकी क्वालिटी या क्वांटिटी के ऊपर असर डालती हैं। आइए एक दूसरा यहाँ पर ग्राफ देख लें हम लोग। नेशनल इनकम जो है उसका शेयर की बात करें हम लोग, तो साउथ अफ्रीका में टॉप 20% जो अमीर लोग हैं उनके पास टोटल नेशनल इनकम का 65% के आसपास है, जबकि नीचे गरीब जो लोग हैं 20% उनके पास केवल 3%। ब्राज़ील में यही हाल है, देखिए 63% और 2.6%। यूएसए में 50% और 4%। इंडिया में भी कमोबेश यही हाल है। तो यहाँ पर एक एनसीईआरटी में कार्टून दिया हुआ है आपका, जिसको आप देख पाएंगे तो आप समझेंगे कि ये कार्टून ये बतला रहा है 2000 से 2006 के बीच में जो कुछ परसेंटेज अमीर लोग हैं दुनिया भर के, ठीक है, वो रिच लोग, आप देखिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत मजबूत है, मसल्स देखिए आप बहुत डेवलप है, यानी इनके पास दुनिया भर की जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा है। एक अनुमान ये बतलाता है कि दुनिया भर के 10% लोगों के पास मोर देन 50% रिसोर्सेज हैं टॉप के, और दुनिया भर के टॉप 50 माने बॉटम 50 जो गरीब 50% लोग हैं उनके पास केवल 10% रिसोर्स है। आप मिडिल क्लास में देखिए हैं मिडिल इनकम के लोग, और फिर पुअर के पास देखिए आप, तो ये डेटा इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दुनिया भर की जो आधी आबादी है
उनके पास केवल 10% ऑफ द इनकम है, यानी वो बहुत गरीब हैं। और दुनिया भर के जो 10% अमीर लोग हैं उनके पास आधी से ज़्यादा इनकम है, यानी वो बहुत अमीर हैं। और मिडिल क्लास के लोग आपको ऐसे भी मालूम है कि वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, बस किसी तरीके से उसकी ज़िंदगी चल रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर निर्भर करते हैं, जिसमें पहला है साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। तो आप यहाँ से पॉइंट इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको मेंशन करेंगे। किसी भी कंट्री की साइज जो पॉपुलेशन की है वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर डालती है। ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन, लेकिन वो पॉपुलेशन अगर वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है तो वो कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ में पिछड़ जाएगा। ग्लोबल सिचुएशन, वर्ल्ड वाइड कैसी सिचुएशन है? अभी आप एक परिस्थिति देख रहे होंगे, एक तरफ यूक्रेन रशिया का वॉर है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन और ईरान जो है वहाँ पर लगभग वॉर की तरह सिचुएशन बना हुआ है। तीसरा कंडीशन, एक जो हम लोग अक्सर टेंशन सुनते रहते हैं ताइवान चाइना के बीच में, और फिर हमारे कंट्री के बीच में तो इंडिया चाइना पाकिस्तान के बीच में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ग्लोबल सिचुएशन अगर ख़राब हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ खराब होती है। इसलिए पूरी दुनिया में शांति के ऊपर जोर डाला जाता है कि कोई कंट्री लड़ना नहीं चाहती है। जो भी कंट्री चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो उसके यहाँ, वो शांति की बात करती है, पीस की बात करती है। वो देन इज द इकोनॉमिक कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्री के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन कैसे मिलता है? हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कंट्री ग्रुप बना करके और आपस में इकोनॉमिक कॉपरेशन करती है। यूरोपियन यूनियन जो है ग्रुप बनाती है कि उसके अंदर जो भी गुड्स हैं उनका जो भी ट्रेवल होगा या जो भी वहाँ मूवमेंट होगा वो सबको टैक्स फ्री कर देती हैं वो। हम लोग देखते हैं कि बहुत तरह की ओपेक नाम की कंट्रीज़ हैं जो कि तेलों को लेकर के अपना डिसीजंस लेती हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज एडेप्टेड बाय द कंट्री। कोई कंट्री जो है इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरह का अडेप्ट करती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1990 के पहले हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो किस तरह की थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था। 1991 के बाद पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई थी उस टाइम में, और उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी बहुत सी ड्रास्टिक चेंज आया उसमें, और इसके वजह से 1990 से 2010 तक हम लोग बहुत तेज़ी के साथ, बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़े। और भी फैक्टर्स को अगर आप देखें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप पाकिस्तान को देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी नहीं रहती है वहाँ पर। गवर्नमेंट अक्सर साल 2 साल 3 साल में चेंज हो जाती है, कभी गवर्नमेंट को वो गिरा दिया, कभी कुछ हो गया, उस तरह से कंट्री डेवलप नहीं कर पाती है। बैरियर्स टू ट्रेड, अगर ट्रेड करने के बीच में कई तरह की रुकावटें आ रही है, इसमें इंपॉर्टेंट बैरियर होता है टैक्सेस। बहुत ज़्यादा टैक्स आपने लगाया हुआ है, ठीक है। सेविंग रेट्स या फॉरेन एड, विदेश से आपको मदद नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड किसी कंट्री का अगर बहुत ख़राब है, नेचुरल रिसोर्सेज अगर उस कंट्री में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाएंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर वो पाई जाती हैं तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, बशर्ते कि वो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता हो। जैसे अफगानिस्तान में इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर जो है एजुकेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए वो कंट्री डेवलप नहीं कर पा रही है। देन लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप चाइना को देखिए, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना तेज़ी के साथ डेवलप करवाया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक वहाँ से आ रही है। जिस कंट्री का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल जो है बहुत हाई होगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। देन इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक मतलब ये वर्ल्ड वाइड या बहुत बड़े लेवल पर इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाते हैं, तब वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को दिखलाने के लिए कि किस तरह के कंट्रीज़ में, किस तरह की सिचुएशन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कौन कौन से आउटकम्स हैं? तो किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपने रूलर को चूज़ करें, और लोग जो हैं अपने रूलर को कंट्रोल भी करते हैं। जब भी ज़रूरी हो सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वो उन लोगों पर असर डालता है। हम लोग कई जगह देखते हैं कि जब पॉलिसीज़ गवर्नमेंट हमारे हिसाब से नहीं बनाती है, हमें लगता है कि हमारे खिलाफ पॉलिसी है, तो हम लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। कई बार पहले नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जब बात नहीं बनती है तो प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग, और प्रोटेस्ट करते हैं तब गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है। इट इज़ द राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट डेट फॉलोज प्रोसीजर एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। ये हमारा अधिकार है कि हम उम्मीद करें डेमोक्रेसी के अंदर कि सरकारें जो हैं वो रूल्स को फॉलो करें, नियम को फॉलो करें,
और लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। यानी कि कोई भी डिसीजंस अगर लेती हैं वो, और वो डिसीजन में कोई कमी खामी रह जाती है, तो उसे हमें बताना चाहिए कि हमने ये डिसीजन लिया, इस डिसीजन में कौन सी कमी रह गई या हम उसमें कैसे सुधार ला पाएंगे। देन इज कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है एक मैकेनिज्म डेवलप करवाती है अपने सिटीजन्स के लिए, जिसके जरिए रेगुलर और फ्री इलेक्शंस होती हैं, ओपन पब्लिक डिबेट्स होती हैं किसी मेजर पॉलिसीज़ के ऊपर। ये डिबेट्स कई बार आप टेलीविज़न पर भी देखते होंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ जाते हैं और आपस में डिबेट करते हैं, जिससे हम लोगों को समझ में आता है कि कौन सी पॉलिसी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी पॉलिसी ख़राब है। अभी पेंशन को लेकर के आप ध्यान देते होंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और भी तरह की पेंशन स्कीम, उसके ऊपर डिबेट चल रहा है। अब जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ अच्छी है हमारे लिए, कौन सी चीज़ बुरी है हमारे लिए। आप देखते होंगे लोगों को सेना में शामिल करने को लेकर के जो नई स्कीम आई है उसके ऊपर, और जो पुराना हमारा सिस्टम था उसके ऊपर कई बार डिस्कशन होता रहता है, जिससे कि आम आदमी को भी समझ में आता है कि कौन सी स्कीम हमारे लिए अच्छी है, और फिर हम उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ में अपना पार्टिसिपेशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं गवर्नमेंट को। और इस तरीके से सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो भी एक अधिकार देती है कि सरकार से हम जवाब मांग सकें, और सरकार को वो जवाब देना पड़ता है कि वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट आइए, डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर्स। क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि इज डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर्स। नेचुरली दुनिया के ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि हाँ, डेमोक्रेसी बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम लोगों ने पहले टॉपिक में भी इसके ऊपर डिस्कशन किया और आपको भी यही बात बोलना है। तो आइए कैसे है उसको देख लें हम लोग। अगर पार्टिसिपेशन की बेसिस पर देखें तो डेमोक्रेसी ही अलाउ करता है, आपको पार्टिसिपेट करवाता है, यानी सिटीजन्स को जो है डिसीजन मेकिंग में, डिस्कशन करने में, नेगोशिएशन करने में पार्टिसिपेट करवाता है वहाँ पर। डिक्टेटरशिप के अंदर आपकी कोई अहमियत नहीं है, आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है डिक्टेटर को। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ये सारी प्रोसेस होती हैं, गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों में शामिल होना पड़ता है। थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो सकता है, ऐसा करने में समय लेता है, लेकिन जो भी फिर निष्कर्ष निकलेगा, जो भी डिसीजन वहाँ पर ली जाएंगी, वो ज़्यादा क्वालिटी वाइज इम्प्रूव्ड होगा, बेहतर होगा। डिसीजंस लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब आपको मालूम हो कि हम जो चाह रहे थे या मेरे से डिस्कशन करके ये बात बनाई गई है, तो आप उससे खिलाफ नहीं जाओगे, आप उसे पसंद करोगे। इसका ये मतलब नहीं है हमेशा कि आपका डिसीजन हमेशा ही सही होगा, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन जो है उस डिसीजन के ऊपर एक फेथ जो है डेवलप करवाता है। एक सिटीजन को ये अधिकार होता है कि वो उस पूरे प्रोसेस को एग्जामिन कर सकता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, और इसको हमें ट्रांसपेरेंसी के नाम से हम जानते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी जो है एक अपॉर्चुनिटी देती है इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ का सभी के लिए। डिफरेंसेस जो भी लोगों के बीच में होती है, डेमोक्रेसी के अंदर एबिलिटी होती है कि उन डिफरेंसेस को हैंडल कर सके, डिसीजन को बेहतर कर सके, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको डेमोक्रेटिक रिजीम में ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। डेमोक्रेसी जो है मजबूत करती है हमारी क्लेम्स को, जहाँ पर कि डिसएडवांटेज हो या डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो आप हमारे यहाँ देखते होंगे कि वैसे कास्ट जिनको हज़ारों सालों से मौका नहीं मिला, उनको रिजर्वेशन दी जाती है ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आइए, CBSE 2024 में पूछा गया था, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द इंडियन कंटेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी एंड इट अलाउज फॉर इक्वलिटी फेयर रिप्रेजेंटेशन टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, रेस, रिलीजन, एक्सप्लेन। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि इंडिया एक मल्टीकल्चरल, सोशल और डेमोक्रेटिक नेशन है। यहाँ पर हर सिटीजन्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है कि वो बिना धर्म, बिना जाति, बिना लिंग्विस्टिक आधार पर भेदभाव किए बिना सबको एक बराबर मौका दिया जाएगा यहाँ पर। यानी कि जो सोशल डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी से गारंटी है कि किसी को भी इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो आइए इसी कंटेक्स्ट में हम लोग आपके टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो कि बुक्स में मेंशन किया हुआ है, और इसका भी आंसर वहाँ पर मिलेगा। पहला टॉपिक है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो हमारी जो सोशल डाइवर्सिटी है, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया, कैसे हम उसको एकोमोडेट करेंगे। जब एक घर में एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही परिवार के भाई बहन आपस में उनके बीच में
डिफरेंसेस आ जाती हैं, तो क्या इतने बड़े कंट्री में जब इतना सोशल डाइवर्सिटी है तो डिफरेंसेस नहीं आएगा? तो यहाँ पर आप दो एग्जाम्पल जो कि पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, एकोमोडेशन इन बेल्जियम और जो एकोमोडेशन नहीं हो पाया श्रीलंका में, दोनों को कंसिडर करते हुए उसके बाद यहाँ पर टॉपिक्स को देखिएगा। तो कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पर कि पूरी तरीके से या परमानेंटली हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को अलग अलग ग्रुप्स के रिजॉल्व कर सकें। यानी दुनिया में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता ही ना हो। अगर अलग अलग धर्म के लोग हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अलग अलग रेसेस जहाँ पर हैं वहाँ उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जहाँ पर रेस भी एक है, धर्म भी एक है, वहाँ पर अलग अलग कबीला के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और जहाँ पर कबीला भी एक है वहाँ पर अलग अलग फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यानी कि कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि परमानेंटली आपको वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को ना मिलेगा। तो डेमोक्रेसी जो है ये बेहतर तरीके से, चूंकि ये नेगोशिएशन पर बेस्ड है, ये डिस्कशन पर बेस्ड है, आसानी से जो है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है। इसका एग्जांपल आप बेल्जियम के कॉन्टेक्स्ट में समझ पा रहे होंगे। ये सोशल डिफरेंसेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाती है। डिवीज़न और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है किसी भी डेमोक्रेटिक रिजीम का प्लस पॉइंट होता है। डेमोक्रेसी केवल इसका ये मीनिंग नहीं होता है कि रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है वोट जिनको ज़्यादा मिला वो जीत जाएंगे। तो जो मेजोरिटी हो जिस कंट्री में, उन्हीं के दम पर सरकार चलती है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि मेजोरिटी ओपिनियन से ही सरकार चलाई जाए वही डेमोक्रेसी है, बल्कि माइनॉरिटी को भी उसमें पार्टिसिपेशन मिले और माइनॉरिटी को भी मेजोरिटी की तरह ही सारा फैसिलिटीज़ मिले, तभी वो डेमोक्रेसी कहलाता है। फिर से एग्जाम्पल बेल्जियम को याद कीजिए। जहाँ भी मेजोरिटी का रूल हो तो उसको हम लोग रूल बाय मेजोरिटियन कमिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन या कास्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप नहीं कंसिडर करें। रूल बाय मेजोरिटी का मीनिंग ये नहीं होता है कि हर जगह पर जो मेजोरिटी है उन्हीं का डोमिनेशन हो, बल्कि इसका मीनिंग ये भी है कि माइनॉरिटी जो है उसको भी कभी कभी मेजोरिटी की तरह दिखने का मौका मिले। और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो फिर श्रीलंका का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जहाँ पर तमिल्स को वहाँ पर कभी भी मौका नहीं दिया गया और वहाँ पर मेजोरिटी जो थे सिंघालाज, उनको हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया गया तमिल से खिलाफ। तो वहाँ पर आप किसी भी तरह का जो क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिजोल्यूशन उसका नहीं देख पाए। और आज श्रीलंका की क्या हालत हो गई है, कंट्री तबाह हो गया है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, आप देख पा रहे हैं। जबकि उसका जस्ट कंट्रास्ट में बेल्जियम को देखिए, जिसने माइनॉरिटीज़ को भी इक्वल पार्टिसिपेशन दिया वहाँ पर, जबकि मेजोरिटी रिजीम्स थी वहाँ पर, लेकिन माइनॉरिटीज़ को उस गवर्नमेंट में बराबर का पार्टिसिपेशन दे करके वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया। आज वो ब्रसल्स जो है वहाँ की राजधानी, वो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। इतना तरक्की किया वो कंट्री, इतना डेवलप कर पाया। देन लास्ट टॉपिक है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो मिलती है हमें वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, वो है डिग्निटी और लोगों की, सिटीजन्स की फ्रीडम। आपको कोई ये बोले कि आपको 2 लाख रुपये महीने सैलरी मिलेगी लेकिन गाली भी मिलेगा, बेइज्जत भी किया जाएगा, आप वहाँ जाना पसंद करोगे? या फिर कोई ये बोले कि हम आपको 50,000 तनख्वाह देंगे लेकिन बहुत इज्जत देंगे, नाश्ता खाना सब इज्जत के साथ खिलाएंगे पिलाएंगे रखेंगे, वहाँ जाना पसंद करोगे? तो सेम चीज़ है कि हम लोगों ने डेटा में ज़रूर देखा कि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी डिग्निटी और फ्रीडम। तो डेमोक्रेसी जो है वो सुपीरियर इसलिए कहलाता है क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर डिग्निटी को प्रमोट करती है और लोगों की फ्रीडम जो है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, उसको प्रमोट करती है। पैशन जो है लोगों को रिस्पेक्ट देने का और फ्रीडम को, यही है बेसिस डेमोक्रेसी का। और इसको अलग अलग तरीके से डेमोक्रेसीज़ के अंदर अचीव की जाती है। वैसी सोसाइटीज़ जहाँ पर कि बहुत लंबे समय से डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन के ज़रिए हम लोगों ने समाज को बनाया, जैसे कि इंडिया में हज़ारों सालों से जो हमारे यहाँ कैटेगराइजेशन थी वेश्य और शूद्र, उन लोगों के साथ जो भी डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन अपर कास्ट के लोगों ने किया, इसके वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वल स्टेटस जो है वो देखने को नहीं मिलता था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी प्रोवाइड की इंडिविजुअल्स को, और आज हम देख पाते हैं कि वैसे लोगों को रिजर्वेशन दे करके हम चाह रहे हैं कि इक्वलिटी के लेवल पर या उनको सेम पायदान पर खड़ा कर सकें जहां पर बाकी लोग जो है
खड़े हैं। ज़्यादातर सोसाइटीज़ पूरे वर्ल्ड में हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही हैं। हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के यूरोप से लेकर के इंडिया तक पढ़ा, जहाँ पर समाज के अंदर औरतों के साथ जो है वो हमेशा से एक बुरा बर्ताव किया गया, उनको डोमिनेट किया गया, उनको फ्रीडम नहीं दी गई, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया गया। आज हम लोग उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं। पंचायत इलेक्शंस में रिजर्वेशन 33% दे करके हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। गवर्नमेंट जो है अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस में और एमएलए के इलेक्शंस में भी उनको 1/3 रिजर्वेशन मिले, इसका प्रोविज़न कर दिया है। तो इस तरीके से हम अचीव करना चाह रहे हैं उन चीज़ों को जो चीज़ें हम लोगों ने पहले गलती की थी। गवर्नमेंट जब बनती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलग अलग कास्ट और ट्राइबल्स का ध्यान रखना पड़ता है। आज भी आप देखते होंगे इलेक्शन जब होती हैं तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व्स होती हैं, यानी कि उनको इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिल सके सारे कास्ट के बराबर, इसलिए ऐसा किया गया है। और डेमोक्रेसी से हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो क्राइटेरिया होगा लोगों को जज करने का वो भी डेमोक्रेटिक ही होगा, यानी कि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होगी, सही तरीके से हम उनको जज कर पाएंगे। लोगों को ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, आप जितना बेनिफिट दोगे लोग अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा फैसिलिटीज़ की डिमांड करेंगे और हमेशा वो फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए लोग अक्सर डेमोक्रेटिक फंक्शंस की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं और जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तब कंप्लेंट्स भी आते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप के अंदर तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती हैं, तो एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट की बात कहाँ से आएगी और कंप्लेंट्स कहाँ से आएंगी। ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे कंट्री जैसे कि इंडिया में अक्टूबर 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास किया गया, जिसके जरिए आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनका कार्य कैसे है, फंक्शन कैसे किया, कोई डिसीजन को कैसे लिया, वो सारी चीज़ों का आप जो है जवाब मांग सकते हो आरटीआई के ज़रिए। तो ये सब जो है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसीज थी। उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आसानी से दे पाओगे, इतना पॉइंट जो है सफिशिएंट है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको चैनल देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।